राधे राधे भाई सभी को। अपन पॉलिटी पढ़ रहे थे और उस पॉलिटी में हम संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। संविधान का भाग 1 हम पढ़ चुके हैं, संविधान का भाग 2 भी हम पढ़ चुके हैं। संविधान के भाग 3 की बात चल रही थी जिसमें मौलिक अधिकार हैं और उस मौलिक अधिकारों में हम समानता के अधिकार को पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 18 तक अपन बात कर चुके हैं। अब उस हम लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और जो आगे का जो अधिकार है यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक दिया हो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जब देखो अब कौन सा अधिकार पढ़ना है अपने को, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ना है। कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ना है? स्वतंत्रता का अधिकार है ना। आर्टिकल कितने से कितने तक है? आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक इसमें बात की गई है ना। अब एक एक आर्टिकल की बात करेंगे है ना। देखो आर्टिकल यदि मैं बात करता हूँ भाई 19 की, क्योंकि 18 तक अपन पढ़ चुके हैं और 18 में था एंड ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। ठीक है, अब आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो इसमें कुछ स्वतंत्रताओं की बात की गई है, कुछ हमको आज़ादी दी गई है ना, और उन आज़ादियों को 6 पॉइंटों में लिखा गया है। यानी कि ये इसका सब आर्टिकलों में बांटा गया है। ये दूसरा सब आर्टिकल, ये तीसरा सब आर्टिकल, ये चौथा सब आर्टिकल, ये 5वां और ये 6वां, 6 सब आर्टिकलों में इस चीज़ को बांटा गया है। देखो अब यदि मैं बात करूं कि आर्टिकल 19 का जो पहला सब आर्टिकल है इसमें किसके बारे में बात की गई है? इसमें अभिव्यक्ति के बारे में बात की गई है। किसके बारे में? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब यहाँ होता है एक्सप्रेस, है ना, यानी कि खुद को बताने का प्रयास करना। अब इस चीज़ को देखो लिखा तो इतना सही है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी दे रखी है, लेकिन बाद में जैसे जैसे नए नए केस निकल के आते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बाकायदा ये जो संविधान है इसकी व्याख्या करने का काम करती है। अब वो इन चीज़ों को बताती है कि भाई अभिव्यक्ति का मतलब एक्चुअल में है क्या। अब इस अभिव्यक्ति की आज़ादी में और क्या क्या बात कह रखी है, देखो इसमें आपको बोलने की आज़ादी दे रखी है। बोलने की मतलब यदि आप सरकार के पक्ष में बोलते हो तो भी बढ़िया, विपक्ष में बोलते हो तो भी बढ़िया, आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, बोलने की आज़ादी दे रखी है आपको। नंबर दूसरी, आपको मौन रहने की आज़ादी दे रखी है, यानी कि आप किसी के खिलाफ बोलना भी नहीं चाह रहे हो, चुपचाप रहना चाह रहे हो तो भी आपको आज़ादी है। आपको कोई ज़बरदस्ती मुंह खोल के बुलवा नहीं सकता कि बोल, इसके खिलाफ बोल, है ना। तो ये भी आपको आज़ादी है, आपको मौन रहने की आज़ादी है। इसके अलावा आपको नोटा की आज़ादी है। और नोटा किसके, ये समझो एक तरीके से आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, एक्सप्रेस कर रहे हो कि यार मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं जितने भी चुनाव में, मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। उसका नोटा का मतलब तो यही होता है, नन ऑफ दी अबव, यानी कि जो उम्मीदवार हैं इनमें से आपने किसी को भी वोट नहीं दिया, मतलब कि आपने नोटा को वोट दिया, नोटा दबा के आए हो, है ना। अब ये आपने उस खुद को एक्सप्रेस करने का वही तो बताया कि यार मैं खुद को बताना चाह रहा हूँ, खुद का मैं अपना विचार रखना चाह रहा हूँ कि मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। आपको देश का झंडा फहराने की आज़ादी है ना। देश का झंडा नेशनल फ्लैग है अपना तिरंगा, उसको आपको फहराने की आज़ादी है, आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है ना। और आपको पुतला फूंकने की आज़ादी है। आपने देखा भी होगा कि भाई बड़े बड़े जो नेता होते हैं, भले प्रधानमंत्री के लेवल तक के भी, है ना, जब आंदोलन होते हैं तो उनके पुतले फूंक दिए जाते हैं। तो ये आपको आज़ादी, आप एक तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो, आप अपना जो विरोध है आप उसको बता रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ सकती हैं? इसके अंतर्गत आती है। यदि मैं आर्टिकल 19 के सब आर्टिकल 2 की बात करता हूँ तो इसमें सभा करने की आज़ादी है, यानी कि आप असेंबली आयोजित कर सकते हो, कहीं पर सभा आयोजित कर सकते हो। पर अब ऐसा नहीं है कि आप बीच रोड पर बैठ गए और वहाँ पर आप असेंबली आयोजित कर रहे हो, सभा लगा के बैठे हो, है ना। ऐसा नहीं, बाकायदा लॉ एंड ऑर्डर के तहत आप जहाँ भी जो भी स्थान चुना है वहाँ पर आप सभा आयोजित कर सकते हो। और ये चीज़ आपने देखी भी होगी कि जब बड़े बड़े पॉलिटिशियन आते हैं, राजनेता आते हैं, वो अपनी रैलियाँ निकालते हैं तो उसमें जाते भी हैं लोग, है ना। तो वो वहाँ अपनी सभा भी आयोजित कराते हैं तो कोई मना नहीं करता उनके लिए, है ना। बाकायदा अच्छा ट्रीटमेंट और दिया जाता है, सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाता है ना। जो आर्टिकल 19 है उसके सब आर्टिकल 3 में क्या बात की गई है? संगठन की बात की गई है ना। किसकी बात की गई है? कि भाई आप किसी भी प्रकार का संगठन बना सकते हो। अब बात यह है कि भाई किसी भी प्रकार का मतलब ये नहीं कि आप आतंकवादी संगठन बना के बैठे, ऐसा नहीं कि आप एक ऐसा संगठन बना लेते हो जो देश विरोधी भावनाओं से भरा हुआ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसी चीज़ की आज़ादी भी नहीं है ना। संगठन का मतलब ये तो है भाई आप आर्थिक रूप से संगठन बना सकते हो, सामाजिक रूप से संगठन बना सकते हो, अपनी जाति के उस पर संगठन बना सकते हो, धर्म के, राजनीति के, उनके आधार पर संगठन बना सकते हो, है ना। कोई राजनीतिक संगठन बना सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कोई देश विरोधी संगठन बना के बैठ गए, है ना। तो आपको संगठन बनाने की आज़ादी है। नंबर जो चौथा है वो किसकी बात करता है? वो विचरण की बात करता है। और ये किस प्रकार के घूमने फिरने की आज़ादी की बात करता है? ये देश में घूमने फिरने की आज़ादी की बात करता है।
यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य में घूम सकते हो। आप केरला भी जा सकते हो, तो आप त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम भी जा सकते हो, आप जम्मू कश्मीर भी जा सकते हो, तो आप राजस्थान भी जा सकते हो, आप कहीं पर भी जा सकते हो। आपको ये घूमने की आज़ादी है देश के अंदर। और ये हमें आर्टिकल कौन सा देता है? ये हमें आर्टिकल 19 का सब आर्टिकल कौन सा? चौथा हमको ये आज़ादी देता है। जो आर्टिकल 19 है उसका सब आर्टिकल 5 किसकी आज़ादी देता है? रहवास की आज़ादी देता है, यानी कि निवास की आज़ादी देता है। यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य में रह सकते हो, है ना। आप चाहे केरला में रहना चाहते हो तो केरला में चले जाइए, कर्नाटक में रहना चाहते हो तो कर्नाटक में, महाराष्ट्र में रहना चाहते हो महाराष्ट्र में चले जाइए, राजस्थान में रहना चाहते हो राजस्थान में तो आपको आज़ादी है कहीं भी रहने की। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के मामले में इसमें जब 370 धारा नहीं हटी थी, तो उससे पहले वहाँ आज़ादी नहीं थी। वहाँ आप प्लॉट नहीं खरीद सकते, वहाँ आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, और वहाँ पर आप अपना घर भी नहीं बना सकते। तो वो आज़ादी नहीं थी उस समय। लेकिन जैसे ही आर्टिकल 370 की कुछ उपबंध हटाए गए तो आपको ये आज़ादी मिली हुई है ना। आर्टिकल जो 19 है उसका सब आर्टिकल 6 किसकी बात करता है? ये व्यवसाय की बात करता है, व्यवसाय की बात करता है। व्यवसाय यानी बिजनेस की बात करता है। यानी कि आप किसी भी राज्य में जाके अपना स्टार्टअप या अपने बिजनेस चालू कर सकते हो। आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको ये नहीं कह सकता कि यार तू राजस्थान का है तो तू गुजरात में जाके काम नहीं कर सकता। हम देखते भी हैं कि भाई बहुत सारे मारवाड़ी लोग होते हैं वो गुजरात में जाके काम करते हैं। बिहारी तो ऑलमोस्ट पूरे भारत में ही फैले हुए हैं, है ना। तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता कि भाई आप इस राज्य में क्यों काम करने आए हो, आपको ये आज़ादी है। तो इस प्रकार से जो हमारा आर्टिकल 19 है वो हमें कितने 6 प्रकार की आज़ादी की बात करता है। एक तो खुद को एक्सप्रेस करने की आज़ादी की बात करता है, सभा आयोजित कर सकते हो, संगठन बना सकते हो, देश में घूमने की आपको आज़ादी है, किसी भी राज्य में आप रह सकते हो, और आपको बिजनेस की आपको स्वतंत्रता है। ठीक है। अब एक चीज़ और समझना है इसमें, जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है ना, कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 प्रकार की आपको दी गई है ना। अब 5 प्रकार की कौन सी है? वहाँ पर विचार की ये स्वतंत्रता दे रखी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है, विश्वास की स्वतंत्रता दे रखी है, धर्म की और उपासना की, ये 5 आपको स्वतंत्रता दे रखी है ना। तो आई थिंक आपको ये आर्टिकल 19 समझ में आया होगा। अब हम आर्टिकल 20 के बारे में बात करते हैं, और आर्टिकल 20 है वो किसके बारे में बात करता है? दोष सिद्धि के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? दोष सिद्धि के बारे में। आर्टिकल 20 किसके बात करता है? दोष सिद्धि के बारे में ना, यानी दोष सिद्धि पर आपको कौन से अधिकार दिए जाएंगे, है ना। अब दोष सिद्धि का मतलब क्या होता है कि मतलब मान लीजिए कि आप पर कोई आरोप लगा दिया जाता है, तो आरोप लगाने के बाद भी यदि आप जेल में चले जाते हो, जेल हो जाती है आपको, तो आपको कौन कौन से अधिकार मिल सकते हैं, तो उनके बारे में बात की गई है ना। उसके बारे में क्या बात की गई है? तो देखो, जब आर्टिकल 20 की बात करते हैं तो उसका जो पहली बात है वो बात ये है कि मान लीजिए आपने कोई भी अपराध किया है, तो आपने जिस समय अपराध किया है आपको उसी समय के जो कानून बना हुआ है ना, उस समय के कानून के जो प्रावधान है उसी के तहत आपको सज़ा दी जाएगी। मान लीजिए जैसे कि आपने 2024 में कोई भी कांड किया है, तो 2024 में उस अपराध के जो जो मापदंड हैं, जो जो दंड दिए गए हैं, उन्हीं के तहत आपको सज़ा मिलेगी। अब ऐसा नहीं कि आप 2024 में आप कोई दंड करते हो, लेकिन आपको जो निर्णय हुआ है, डिसीजन हुआ वो 2027 में हुआ है, तो आपको 2027 के जो कानून है उनके तहत आपको सज़ा दी जाएगी। नहीं, आपको 2024 के तहत जो कानून बने हुए हैं उन्हीं के तहत आपको सज़ा दी जाएगी। ये किसमें? आर्टिकल 20 के फर्स्ट में बात की गई है ना। आर्टिकल जो 20 है उसमें और क्या बात की गई है? आर्टिकल 20 में ये बात की गई है कि भाई आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। आप कोर्ट में जाके खुद को मतलब ये नहीं कह सकते कि यार मैं अपराधी हूँ, मैं चोर हूँ, मैं डकैत हुई है, खुद इसको आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, है ना। यानी आप खुद के विरुद्ध ही गवाही नहीं दे सकते, आपको प्रूफ देने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए भी। ठीक है। आर्टिकल 20 में और क्या बात कही गई है? आर्टिकल 20 में ये और बात कही गई है कि भाई आपको एक अपराध की एक ही सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने आज एक अपराध किया आपको उसकी सज़ा मिलेगी, आप इसके बाद फिर कोई अपराध करते हो तो आपको फिर उस अपराध की सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं कि दोनों अपराधों को मिला के एक कोई नई सज़ा निकाल दी, नहीं, एक अपराध की केवल एक ही सज़ा होगी। किस में बात की गई है? आर्टिकल 20 में बात की गई है। अब इसके बाद जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 में किसके बारे में बात की गई है? उसके बारे में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किसकी बात की गई है? आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब इसकी यदि बात करें तो देखो, यदि हम प्राण की बात करें, लाइफ की बात करें, है ना,
तो आप आत्महत्या नहीं कर सकते, आत्महत्या नहीं कर सकते, आपको जीवन जीने का अधिकार है ना। और यहाँ आपने देखा भी होगा, जब जीवन जीने का अधिकार की बात करें तो किसके आर्टिकल क्या तहत आता है, आर्टिकल 21 में आता है। यानी कि आपको आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है। यदि आप फांसी लगाते हो, खुद को आत्महत्या करते हो, तो ये आपको अधिकार नहीं है। यदि आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको जेल हो सकती है ना। तो इसीलिए आपको मैं एक एडवाइस देता हूँ, मरो तो ढंग से मरना, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं कि बच जाओ, आपको जेल हो जाएगी, ठीक है। हाँ, करना मत बस ऐसे कुछ, है ना, ठीक है। प्राण एवं देख सकते हैं, ठीक है। बात है समझ, यानी कि आपको आत्महत्या नहीं कर सकते, ठीक है। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 21 कहता है आपको जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ है इसमें, इसके अलावा भाई साहब आपको हेल्थ की स्वतंत्रता है ना। आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता करने का अधिकार है। आप मोटा रहना चाहते हो, पतला रहना चाहते हो, आपको ये आपको ऊपर डिपेंड करता है ना। पर्यावरण की स्वतंत्रता है ना, आप कहीं भी किसी भी प्रकार की मतलब फिर फ्रीली घूम सकते हो, स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, दैहिक स्वतंत्रता की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें भाई प्राइवेसी का अधिकार है, आपको निजता का अधिकार है। निजता का अधिकार मतलब क्या है कि भाई आपको प्राइवेसी का अधिकार है। मान लीजिए आप अपने फ़ोन को यूज करते हो, अब घर वालों ने कल बोल दिया कि भाई तेरा फ़ोन दे, तेरे फ़ोन को चेक करने दे, तो आप कोर्ट चले गए और आपने भाई आर्टिकल 21 के तहत वहाँ पे डेट फाइल कर दी कि भाई मैं अपना फ़ोन घर वालों को चेक नहीं कराना चाहता क्योंकि ये मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन है, ये मेरी निजता का हनन है। तो आप कर सकते हो ऐसा, ठीक है। यानी कि आपको प्राइवेसी का अधिकार है, आपको निजता का पूरा अधिकार है। नंबर दूसरी बात, आपको विदेशी यात्रा का अधिकार है ना। आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप विदेश में जाकर घूम नहीं सकते, है ना। देखो, देश में घूमने की जो आज़ादी है वो आर्टिकल 19 हमें देता है, लेकिन विदेश में घूमने की जो आज़ादी है वो कौन सा देता है, आर्टिकल 21 देता है ना। ये चीज़ समझना, दोनों में डिफरेंस है ना, ठीक है। बात है आपकी समझ। तो इस प्रकार से आर्टिकल 21 की कुछ बातें हैं। इसके बाद जो आर्टिकल 22 है, उस आर्टिकल 22 में किसके बारे में बात की गई है, उस आर्टिकल 22 के बारे में बात की गई है भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। किसके, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, है ना। लेकिन उससे पहले अपने को दो चीज़ समझनी होंगी। देखो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपराध करने वाला ही होता है ना, दो कंडीशन होती हैं। कैसी होती हैं, या तो अपराध के बाद की स्थिति, है ना, अपराध के बाद की स्थिति, और नंबर दो अपराध के पहले की स्थिति, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं, अपराध के पहले की स्थिति। अब इसमें होता है क्या, ये चीज़ ध्यान से समझिएगा, है ना। देखो, हर कोई बंदा जब किसी अपराध में संलग्न होता है तो लोकतंत्र ये कहता है हमारा कि भाई उसके भी कुछ अधिकार होते हैं तब भी, है ना। यदि उसने कोई अपराध किया तो गलत बात है, लेकिन फिर भी उसके कुछ ना कुछ अधिकार हैं, उसके अधिकारों की बात की जाती है ना। अब उसके अधिकारों की किस प्रकार से बात की जाती है, यदि कोई बंदा अपराध करता हुआ पाया गया या किसी अपराध में सम्मिलित हुआ पाया गया तो उसको क्या क्या अधिकार दिए जाते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये है कि उसके खिलाफ पहले वारंट जारी किया जाएगा, है ना। यानी कि जिस बंदे को गिरफ्तार करना है उसके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा। उसके बाद 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा जो अपराधी है ना, वह वकील रख सकते हैं ना, क्या वकील रख सकता है, उसको वकील रखने की आज़ादी है, ठीक है। क्योंकि भाई उसका पॉइंट तो कोई ना कोई तो रखेगा, तो उसको वकील रखने की भी आज़ादी है। उसके खिलाफ पहले वारंट जारी किया जाएगा, 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है, ठीक है। ये अपराध के बाद की कंडीशन है, यानी जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उसके सामने। अपराध के पहले की स्थिति क्या है कि भाई जब लगे किसको, कि सरकार को, कि यार ये बंदा ना अब अपराध करने ही वाला है, जस्ट कि यार अब ये कोई ना कोई कांड करेगा, तब उससे पहले ही कुछ अधिकार दे रखे हैं ना। क्या अधिकार दे रखे हैं ना, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। यदि ऐसा लगे सरकार को कि यार ये बंदा कोई अपराध कर सकता है तो उससे पहले ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन या फिर निवारक नज़रबंदी। क्या बोलते हैं, निवारक नज़रबंदी, है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें क्या होता है कि उस बंदे को हाउस अरेस्ट किया जा सकता है ना, और बेसिकली हाउस अरेस्ट ही करते हैं, गिरफ्तार तो नहीं करते। 3 महीने तक उसको अरेस्ट करके रखा जा सकता है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया था तो वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियन लीडर थे, जैसे कि महबूबा मुफ्ती वगैरह, है ना, उनको क्या हाउस अरेस्ट किया गया था, क्योंकि जो केंद्र सरकार है ना उसको ये चीज़ अच्छे से मालूम थी कि ये जो बंदे हैं ना
यदि इनको अपन हाउस अरेस्ट नहीं करेंगे तो ये बाहर निकलेंगे तो भीड़ को एकजुट करेंगे, अपने समर्थकों को बुलाएंगे और उसके बाद विरोध करेंगे, और जो इस चीज़ का फ़ायदा जो आतंकवादी लोग हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि उनको पहले ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, है ना। तो इस तरीके से इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि भाई पोटा एक्ट बना हुआ है, टाड़ा एक्ट बना हुआ है ना, कुछ आतंकवादी जो गतिविधियों में संलग्न होते हैं उनके ऊपर भी एक्ट बने हुए हैं। तो ये सब अपराध से पहले की कंडीशन में यदि कोई ऐसी चीज़ों में संलग्न पाता है तो वो इन चीज़ों में पटकनी उसको दे दी जाती है, उनको लपेट लिया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और ये जो आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक की जिनमें बात की गई है ना, तो ये आज अपना कंप्लीट हुआ। आई थिंक आपकी ये बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।